हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशंस में 100% का गारंटी है कि क्वेश्चंस यहाँ से ज़रूर रहेगा। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से ज़रूर करके जाएं। तो चलिए सभी क्वेश्चंस और आंसर्स को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट बेस्ड ऑन इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया गया है एक इकोसिस्टम का और उसके कंपोनेंट्स का। तो इस फ्लो चार्ट को कंप्लीट करना है। देखो यहाँ पे ये इकोसिस्टम दे दिया गया है, इधर इसका टाइप्स है। तो एक टाइप दे दिया गया है टेरेस्ट्रियल, तो दूसरा टाइप्स क्या होगा? तो दूसरा टाइप्स होता है एक्वेटिक। ठीक है, दूसरा टाइप क्या हो जाएगा? एक्वेटिक। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 1 नंबर में हम आंसर लिखेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब इसका यहाँ पे कंपोनेंट दिया गया है, तो इकोसिस्टम का जो कंपोनेंट होता है वो होता है बायोटिक और अबायोटिक। तो सेकेंड आंसर क्या हो जाएगा? अबायोटिक। ठीक है, आंसर हम इस तरह से लिखेंगे अबायोटिक। ठीक है, ये सेकेंड का आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 3 नंबर में यहाँ पे फिल करने के लिए बोला गया है। तो अबायोटिक का अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ अबायोटिक इकोसिस्टम, तो वैसे इकोसिस्टम जिसमें जो नॉन लिविंग विंग्स आते हैं उसको अबायोटिक इकोसिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो जो नॉन लिविंग विंग्स आएंगे जैसे एयर, सैंड, वाटर, ये सब सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑल लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, अबायोटिक में क्या लिखेंगे? ऑल नॉन लिविंग थिंग्स। ऑल नॉन लिविंग थिंग्स एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं एयर, वाटर, सैंड, ये सब। ठीक है, और बायोटिक में सारा लिविंग थिंग्स होगा, तो इसमें हम लिख सकते हैं ऑल लिविंग थिंग्स, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स। ठीक है, ये सब। अब ये सब सारा यहाँ फिल हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 बच गया, जिसमें हमें इकोसिस्टम का डेफिनेशन बोला गया है। इकोसिस्टम का डेफिनेशन, तो डेफिनेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं इकोसिस्टम क्या होता है। तो एन इकोसिस्टम डिस्क्राइब्स ए स्पेसिफिक एरिया वेयर द ऑर्गेनिज्म वर्क टुगेदर एज अ यूनिट। इकोसिस्टम क्या होता है? तो ये एक स्पेसिफिक एरिया होता है जहाँ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे वो लिविंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकते हैं, तो वो एक साथ वर्क करते हो। ठीक है, एक साथ मिलकर, तो उसे हम इकोसिस्टम कहेंगे। और जो इकोसिस्टम होता है वो 2 टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा होता है मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, उसको हम कहते हैं। जैसे नेचुरल इकोसिस्टम क्या क्या हो गया? डेजर्ट, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, पॉन्ड, ये सब सारे नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं। और जो मैन मेड इकोसिस्टम होता है यानी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जैसे गार्डन, डैम्स, एक्वेरियम, जू, ये सब सारे मैन मेड इकोसिस्टम होते हैं, मैन के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आप लोग को एज ए नॉलेज बताना चाहूँगा कि जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है ये भी 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, एक होता है टेरेस्ट्रियल और दूसरा होता है एक्वेटिक। ठीक है, टेरेस्ट्रियल का मतलब जो ज़मीन में जो इकोसिस्टम हो, जैसे डेजर्ट ज़मीन में, फॉरेस्ट ये भी ज़मीन में होता है, ग्रासलैंड ज़मीन में होता है। लेकिन पॉन्ड, पॉन्ड क्या होता है? ये पानी में होता है, वाटर में होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, एक्वेटिक नेचुरल इकोसिस्टम। और भी एक्वेटिक का एग्जांपल हो गया जैसे रिवर। ठीक है, और क्या एग्जांपल हो सकता है? सी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज़ 284। किसी एक एलिमेंट का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दे दिया गया है। अब आगे क्वेश्चन है कि स्टेट इट्स ग्रुप एंड पीरियड इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। तो इस वाले एलिमेंट का कौन सा ग्रुप में आएगा, कौन सा पीरियड में आएगा मॉडल पीरियडिक टेबल के अनुसार, वो हमें बताना है। देखो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में एक फिक्स है कि जरूर आएगा। साइंस का जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने निकाला है तो उसमें भी इस तरह का एक क्वेश्चन दिया है। तो ये क्वेश्चन फिक्स है कि इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। तो देखिए इसको बनाना कैसे है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया गया है, तो ये कौन सा ग्रुप में आएगा और कौन सा पीरियड में आएगा। तो ग्रुप के लिए अगर हम बात करें तो ग्रुप के लिए आपको यहाँ पे जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं इन सब को प्लस कर लो। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिया गया है उन सबको आप प्लस करें। 2 और 8 10, 10 और 4 14। ठीक है, 14 हो गया। दैट मीन्स कि ये 14th ग्रुप में आएगा। ठीक है, आपने मॉडर्न पीरियडिक टेबल पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल में ये सब जो होता है ये ग्रुप होता है। ठीक है, ये सब सारे ऐसे करके ग्रुप होते हैं और ऐसे वाला को पीरियड कहते हैं। ठीक है, ऐसे वाले को पीरियड कहते हैं।
तो ये टोटल इसमें जोड़ने पे आपका 14 आ रहा है, दैट मीन्स कि 14th ग्रुप में आएगा। ठीक है, 14th ग्रुप में ये वाला आ जाएगा, ये वाला एलिमेंट। जो भी एलिमेंट है, सेकेंड क्वेश्चन में एलिमेंट का नाम भी लिखने के लिए बोला गया है, तो उसमें भी हम बताएंगे आपको कैसे आप नाम भी लिख सकते हो। इसमें फिर पीरियड पूछा गया था कि कौन सा पीरियड में आता है। तो पीरियड के लिए आपको ध्यान में रखना है कि इसमें टोटल कितने सेल बने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में यहाँ पे 2 है, दैट मीन्स कि फर्स्ट सेल में 2 यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे। सेकेंड में 8 है, ठीक है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हुए, और थर्ड में फिर 4 है, ठीक है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें टोटल कितने सेल बने, 1 2 3। जितने सेल बनेंगे उतना ही पीरियड में आएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, जब ग्रुप का बात किया जाए तो टोटल काउंट करके लिख देंगे। अगर पीरियड का बात किया जाए तो देखेंगे यहाँ पे टोटल कितने सेल बने, 2 8 और 4, यानी कि 1 2 टोटल 3 सेल बने हैं। तो ग्रुप में हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे ग्रुप का देखो 14th ग्रुप लिखा है और पीरियड का यहाँ पे 3 लिखा है। अच्छा, यहाँ पे एक बात का और ध्यान में रखना है, जैसे कि अभी मैंने बोला कि इन सब को प्लस करने के बाद जो आएगा वही ग्रुप होगा। ठीक है, जैसे 8 2 10 और 4 14, यानी कि 14th ग्रुप में। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम पढ़े हुए हैं, तो उसमें आपको पता होगा कि टोटल 18 ही ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो 18th के बाद जैसे ही 19th अगर आ जाए, जोड़ने के बाद जैसे 19 आ जाए, इन सबको जोड़ने के बाद 19 आ जाए, तो 19th अगर आता है तो वहाँ पे ध्यान में रखना है कि आपको 18 घटा देना है। ठीक है, 18 आपको इस तरह से घटा देना है, जितना भी आएगा वही हुआ। ठीक है, जैसे मान के चलो जोड़ने के बाद 23 आया, तो 23 में 80 घटा लेंगे। ठीक है, जो भी आएगा वही आपका उतना ही ग्रुप में आंसर हो जाएगा। तो हालांकि जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे वो 19 से कम ही आएंगे, 19 से ज़्यादा नहीं आएंगे, तो इस बात का ध्यान रखें। अब सेकेंड क्वेश्चन में हमें एलिमेंट का नाम लिखने के लिए बोला है, तो एटॉमिक नंबर कितना आएगा, तो इन सबको प्लस करने के बाद 2 8 10 10 और 4 14, तो एटॉमिक नंबर भी 14th ग्रुप में आएगा, एटॉमिक नंबर भी 14 होगा। ठीक है, तो 14 आया। 14 का एटॉमिक नंबर किसका होता है, तो सिलिकॉन का होता है। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो हम लोग का आंसर होगा, नेम ऑफ द एलिमेंट इज सिलिकॉन, तो सिलिकॉन आंसर हो गया। वहीं इसका हमें एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लिखने के लिए बोला गया है, तो सिलिकॉन क्या है, एक नॉन मेटल है और ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज़ ए नॉन मेटल, सो इट इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक कोई भी आप फिजिकल प्रॉपर्टी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये ज़्यादा ईजी था। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम को देखना है और नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके आंसर्स लिखने हैं। तो क्वेश्चन ए में दिया गया है कि वाई डू द आयरन फिलिंग्स अरेंज इन सच ए पैटर्न। ये वाला एक बार मैग्नेट है और यहाँ पे ये सब जो आपको दिख रहा है ये सब सारे आयरन फिलिंग्स हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो आयरन फिलिंग्स हैं वो इस तरह के पैटर्न में क्यों अरेंज हुए हैं। ठीक है, तो देखो आंसर में हम क्या लिखेंगे कि द आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्व्स इन ए पैटर्न बिकॉज दे गेट अट्रैक्टेड बाय द बार मैग्नेट। जो ये आयरन फिलिंग्स है वो इस पैटर्न में इस तरह से इसलिए है क्योंकि ये जो आयरन फिलिंग्स को क्या कर रहा है, ये बार मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अट्रैक्ट करने के कारण ये आयरन फिलिंग्स इस तरह के पैटर्न में हुए हैं। ठीक है, इसका आंसर में ये भी लिखा गया है कि द पैटर्न दैट दे फॉर्म कैन बी ऑल्सो कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ द बार मैग्नेट। यानी कि यहाँ पे ये जो पैटर्न बने हैं, ठीक है, तो ये सब सारे जो लाइन दिख रहे हैं ये सब सारे लाइंस को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स भी कहते हैं। ठीक है, आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अगर पढ़ा हुआ है तो आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते थे। इसमें सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डज द पैटर्न डिमॉन्स्ट्रेट। ये जो पैटर्न है ये क्या दिखा रहा है, क्या प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो क्या दिखा रहा है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। लिखा गया है कि द पैटर्न इज डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज द स्ट्रोंगर एट द पोल्स ऑफ द मैग्नेट एंड द मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स वीकर इफ वी गोज फार फ्रॉम द मैग्नेट। यानी कि यहाँ पे ये जो पैटर्न बने हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बने हुए हैं, तो ये जो पोल्स है इस पोल्स के पास में ये जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये जितना दूर जाएगा, जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा दूर होता है, तो ज़्यादा दूर होने से ये ज़्यादा वीकर होते हैं, ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। ठीक है, तो बस यही जो आंसर है वो हमें लिख देना है।
सो ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमने 3 को देख लिया है। चलिए नेक्स्ट आगे अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि 2 एलिमेंट्स x एंड y हैव एटॉमिक नंबर्स 12 एंड 16 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे 2 एलिमेंट्स दिए गए हैं x और y जिसके एटॉमिक नंबर हैं 12 और 16। तो पहले आप ये पता कर ले कि x क्या है, यानी कि एटॉमिक नंबर अगर 12 है तो x कौन सा एलिमेंट होगा। 12 एटॉमिक नंबर किसका होता है, तो मैग्नीशियम का। तो x यानी कि जो x एलिमेंट होगा वो क्या होगा, मैग्नीशियम होगा। वहीं जो y एलिमेंट होगा जिसका एटॉमिक नंबर 16 दिया है, तो 16 एटॉमिक नंबर किसका होता है, तो सल्फ़र का। तो y क्या हो गया, y एलिमेंट क्या हो गया, सल्फ़र। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है कि टू विच पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डू दीज 2 एलिमेंट्स बिलोंग। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार कौन सा पीरियड में ये दोनों ही एलिमेंट आएंगे। यहाँ पे हमने जो 2 एलिमेंट्स देखे मैग्नीशियम और सल्फ़र, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार कौन सा पीरियड में आएंगे। तो पीरियड के लिए इससे पहले वाले एक क्वेश्चन में मैंने आप लोग को बताया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद जितने सेल बनेंगे हम देख लेंगे, और जितने सेल बनेंगे उतना ही पीरियड में आएगा। ठीक है, जैसे 12 का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जाएं तो सबसे पहले 2 होगा, इसके बाद दूसरे सेल में 8 होता है, तीसरे सेल में फिर 8 लेते हैं, तो यहाँ ऑलरेडी 2 और 8 10 हो चुका है, 10 + 2 12 होगा। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। यहाँ पे टोटल कितने सेल बने, 1 2 3, ठीक है, टोटल 3 सेल बने। दैट मीन्स कि x जो एलिमेंट होगा वो थर्ड पीरियडिक टेबल में आएगा। ठीक है, थर्ड पीरियड में आएगा, ओके, थर्ड पीरियड में। वहीं अगर हम y का बात करें जिसका एटॉमिक नंबर 16 दिया गया यानी सल्फ़र, तो इसका भी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 8 10, 10 और 6 16, तो इसमें भी 3 ही सेल बनेंगे। दैट मीन्स कि ये भी थर्ड पीरियड में ही आएगा। सो हम आंसर में देखो यहाँ पे लिखे भी हैं, यहाँ पे जो एलिमेंट था x और y ये लिख लिए। एटॉमिक नंबर एक का 12 था, दूसरे का 16 था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए 12 का तो 282 आया, 16 का 286 आया। तो यहाँ पे दोनों जो एलिमेंट आया बोथ x एंड y बिलोंग टू थर्ड पीरियड। क्यों, क्योंकि दोनों में 3 सेल्स बन रहे थे। ठीक है, सो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब इसी में एक क्वेश्चन भी दिया गया था कि व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड बिटवीन देम एंड वाई। इसमें यहाँ पे 2 जो एलिमेंट दिए गए थे, ये दोनों ही एलिमेंट के बीच में किस तरह का बॉन्ड बनेगा और क्यों बनेगा। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कितने तरह के बॉन्ड होते हैं। तो बॉन्ड 2 तरह के होते हैं, एक कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, तो आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, तो आयोनिक बॉन्ड जिसमें मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो होता है आयोनिक बॉन्ड, और दोनों अगर नॉन मेटल हो या फिर दोनों मेटल हो तो उसमें बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो 12 था दैट मीन्स कि 12 किसका एटॉमिक नंबर था, मैग्नीशियम का, और 16 किसका था, सल्फर का। तो ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया, आयोनिक बॉन्ड। तो इसका आंसर हम आयोनिक बॉन्ड लिखेंगे सेकेंड वाले का। लेकिन अगर आपको पहचानने के लिए नहीं आ रहा है कि कैसे हम पहचानेंगे, जैसे ये कैसे मेटल हुआ, ये कैसे नॉन मेटल हुआ, तो इसके लिए भी यहाँ पे मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यानी सबसे लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें अगर 4 से कम आए, तो 4 से कम आए तो ये होगा मेटल। ठीक है, 4 से कम आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो मेटल, और अगर 4 से ज़्यादा आता है तो नॉन मेटल, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ के ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेटल हो गया क्योंकि यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, 4 से कम है तो ये मेटल हो गया, ये 4 से ज़्यादा है यानी कि नॉन मेटल। तो मेटल नॉन मेटल के बीच में बनेगा आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, सो यहाँ पे सेकेंड वाले क्वेश्चन का हम आंसर लिख सकते हैं कि आयोनिक बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। इसी में क्वेश्चन सी भी दिया गया है कि गिव द केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म। यहाँ जो कंपाउंड फॉर्म हुआ उसका केमिकल फार्मूला लिखना है। देखो, एक बना मैग्नीशियम और दूसरा बना सल्फर। ठीक है, तो इसका नाम केमिकल फार्मूला क्या हो गया, MgS। नाम क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम सल्फाइड। तो यही पे लिख दे MgS, और आप ब्रैकेट में मैग्नीशियम सल्फाइड भी लिख सकते हैं। सो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया गया है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, और इसमें एक न्यूमेरिकल भी है। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में हर बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन दिया गया है कि राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है,
तो चलिए यहाँ पे हम आंसर को देखते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रेसिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, फर्स्ट में दिया गया स्क्वायर ऑफ करंट आई, रेसिस्टेंस आर और टाइम टी। यानी कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इसको हम एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका किसका होता है, स्क्वायर ऑफ करंट यानी कि आई का स्क्वायर, रेसिस्टेंस यानी कि आर और टाइम है टी। तो ये आपका एक फॉर्मूला भी बन जाएगा, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो यही आपका मैथमेटिकल फॉर्म हो गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का। अगर आप इतना लैंग्वेज में नहीं लिखना चाहते हैं तो अगर आप इसी को डायरेक्ट लिखते हैं तो भी आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। डिपेंड करता है कितने मार्क्स का है। अगर 2 मार्क्स का रहा तो आपको ये सब पूरा लिखना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जाता है तो आपको सिर्फ यही वाला लिखना है, ठीक है। अब इसी में एक क्वेश्चन बी भी दिया गया था जो कि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, तो इसे देखते हैं। लिखा गया है कंप्यूट द हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफॉर्मिंग 9600 कूलम्ब। अब देखो कूलम्ब में दिया गया है, दैट मीन्स कि ये क्यू का वैल्यू होगा, क्योंकि कूलम्ब क्यू का ऐसा यूनिट होता है, ठीक है। तो ये क्यू का वैल्यू हो गया। इसके बाद यहाँ पे 2 आवर्स दिया गया है, तो ये टाइम हो गया 2 आवर। और पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, यानी कि V का वैल्यू दिया गया है 40 वोल्ट। और हमें निकालने के लिए बोला गया है हीट, जो कि अभी हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला देखा यही वाला फॉर्मूला पे पुट करके हम निकालेंगे। लेकिन क्वेश्चन में हमें आर भी नहीं दिया है और आई भी नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वैल्यू दिया गया है जिसका इसका वो लिखेंगे। चार्ज यानी कि क्यू का वैल्यू दिया है, लिख लिए। टाइम दिया गया था 2 आवर्स, आवर्स को हम यहाँ पे सेकंड में कन्वर्ट किए। कैसे कन्वर्ट किए, तो 2 आवर्स था, पहले इसे मिनट में कन्वर्ट किए तो 60 से मल्टीप्लाई किए, फिर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिए। इन सब को मल्टीप्लाई किए तो 7200 आ जाएगा, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस दैट मीन्स कि V का वैल्यू दिया गया था 40, इसे लिख लिए। अब एक फॉर्मूला होता है हीट का, H इज इक्वल टू VIT, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपको याद भी रखना है, तो ये वाला हम यहाँ पे लिखे हैं। और क्वेश्चन में हम लोग का V का वैल्यू दिया गया है, T का वैल्यू दिया गया है, I का वैल्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो V है, T है, I नहीं है, ठीक है, Q है हमारे पास। तो Q से रिलेटेड एक यहाँ पे फॉर्मूला I का जो होता है वो होता है I इज इक्वल टू Q बाई टी, ठीक है। क्योंकि I का वैल्यू दिया है नहीं, तो I का फॉर्मूला होता है Q बाई टी, ठीक है। Q इज इक्वल टू I होता है, तो I इज इक्वल टू Q बाई टी हो गया। तो ये जो Q बाई टी है, अब हम इस I के जगह पे पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो I है इसके जगह पे Q बाई टी पुट करेंगे, तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V, और I के जगह Q बाई टी हो गया, T हो गया। यहाँ से आप T को कैंसिल भी कर सकते हो, सिर्फ आपके पास बच जाएगा VQ। तो V का वैल्यू हमने ऊपर में देखा कि 40 था, Q का वैल्यू 96,000 था। इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो इतना आ जाएगा। और ये जूल में है तो आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो। जूल को अगर किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो बस आपको 1000 से डिवाइड कर लेना है, ठीक है। 1000 से डिवाइड कर लेना है, 3 जीरो आपका कट जाएगा, ठीक है। 3 जीरो इस तरह से कट जाएगा तो सिर्फ 3840 किलो जूल हो जाएगा, ठीक है। तो जूल को बस किलो जूल में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब एक लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, इन द गिवन सर्किट फाइंड। यहाँ पे एक सर्किट दिया गया है, ठीक है। तो निकालने के लिए क्या बोला गया है, तो ए नंबर में है कि टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क ऑफ द रेजिस्टर्स। हमें निकालना है टोटल रेसिस्टेंस। तो टोटल रेसिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। करंट फ्लो होके यहाँ पे करंट डिवाइड हो गया। जब करंट 2 भागों में बट जाता है तो पैरेलल हो जाता है, ठीक है। और आगे अगर बढ़ते जाएगा तो वो सीरीज़ में होता है, और सीरीज़ में होता है तो डायरेक्ट हम दोनों रेसिस्टेंस को प्लस कर लेते हैं, ठीक है। R1 प्लस R2। जैसे अगर सपोज इसको R1 मान लो, ये R2 मान लो, ठीक है। और करंट यहाँ से आया ऐसे करके जा रहा है, तो सीधा जा रहा है, यहाँ पे तो बटा नहीं, डायरेक्ट इन दोनों को प्लस कर दिए। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन में R1 हम निकाल रहे हैं, डायरेक्ट इन दोनों को प्लस कर दिए तो 6 ओम हो गया। इसी तरह से ये करंट ऐसे आया तो यहाँ पर भी ये डायरेक्ट करंट जा रहा है, यानी कि ये भी सीरीज़ में होगा, तो सीरीज़ में फिर दोनों को डायरेक्ट प्लस कर दिए, 3 और 3 यहाँ पर भी 6 हो गया। तो ये भी देखो 6 हो गया। अब ये क्या हुआ था कि यहाँ से करंट इस तरह से बट गया था, ठीक है, स्प्लिट हो गया। तो जब करंट स्प्लिट होता है तो वो पैरेलल में हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आया 6 और इसका जो वैल्यू आया 6, अब ये पैरेलल में हो जाता है, तो पैरेलल में हम 1 बाई करके लिखते हैं, यानी 1/6 प्लस 1/6।
तो यही वाला चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। पैरेलल के लिए फॉर्मूला 1/R1 + 1/R2 ऐसे करके, ठीक है। तो R1 का वैल्यू 6 हो गया, R2 का वैल्यू 6 हो गया, जो हमने यहाँ पे वैल्यू निकाला था वही है, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 6 का 6 ही हो जाएगा, 1 और 1 2 हो गया। तो यही है 2/6 यहाँ पे, ये काट सकते हैं, 2 3 जा 6 यानी 1/3, यानी कि 1/R का वैल्यू 1/3 आया। तो R का वैल्यू कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 हो जाएगा। सो यहाँ पे R का वैल्यू 3 हो गया। सो यही हमें निकालना था, टोटल रेसिस्टेंस यही हमें निकालना था 3। एक और क्वेश्चन दिया गया है करंट थ्रू एमीटर ए, हमें करंट निकालना है। तो करंट के लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं V = IR, क्योंकि वोल्ट भी दिया है, V का भी वैल्यू यहाँ पे सर्किट में दिया गया है 6 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पे हमने रेसिस्टेंस भी ऑलरेडी निकाल लिया है 3 ओम। तो हमें निकालने के लिए अगर क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे करंट बोला गया है, तो हम आसानी से ये वाला फॉर्मूला पुट करके बना सकते हैं, V = IR, ठीक है। I निकालना है तो I का फॉर्मूला V/R हो जाएगा। वोल्ट दिया गया था 6 और करंट हमने 3 निकाला है, तो इस तरह से काटेंगे, सॉरी रेजिस्टेंस हमने 3 निकाला था, तो इस तरह से काटेंगे, 3 2 जा 6, तो 2 एम्पियर करंट का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने 6 क्वेश्चंस को देखा है, और आगे हम दूसरे वीडियोज़ में और भी इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते रहेंगे। तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।